हेलो बच्चों, नमस्कार। आज फिर आपका वही टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग क्लास 12th का। कल मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया था कि रिपोर्ट राइटिंग जो चल रही थी उसमें मनरेगा नरेगा के बारे में बताया था, और ये क्लास 12th का टॉपिक चल रहा है रिपोर्ट राइटिंग, प्रतिवेदन लेखन। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का टीचिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। अधिक से अधिक आप इन क्लासेज का लाभ उठाएं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। यहां बात की जा रही थी मनरेगा की। इसके बारे में मैंने आपको कल बता भी दिया था। ये एक स्कीम प्रारंभ की थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सन 2005 में। केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में एक विधेयक पास किया था। उस विधेयक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा के तहत रोजगार प्रदान किया जाना है। प्रिय विद्यार्थियों, इस योजना में सन 1991 में यह योजना प्रारंभ करनी थी। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीवी नरसिम्हा राव जी ने यह स्कीम प्रारंभ की थी। लेकिन उन्होंने स्कीम प्रारंभ क्या की थी, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था पार्लियामेंट में, लेकिन उस समय ये प्रस्ताव, ये विधेयक पास नहीं हो पाया। उसके बाद सन 2005 में एक स्कीम शुरू की थी, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और बाद में द स्कीम वॉज रीनेम्ड एज मनरेगा। बाद में इसका नाम महात्मा गांधी नरेगा रखा गया था। प्रिय विद्यार्थियों, इस स्कीम के तहत, नरेगा स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। आपने शब्द पढ़े होंगे नरेगा वगैरह। इसमें एक शब्द है गारंटी। गारंटी शब्द का ध्यान रखना। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है उस क्लास में, हिंदी की क्लास में आपको ये गारंटी शब्द आ सकता है जिसका हिंदी अर्थ होता है आश्वासन। ध्यान रखना, गारंटी मान क्या होता है? आश्वासन। अब हम जानते हैं इसका द वर्ड इन इंग्लिश वी नो वेरी वेल, गारंटी, बट व्हाट इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड? हिंदी ट्रांसलेशन होगा इसका आश्वासन। तो ये जो योजना है, इसके तहत सन 2005 में इसका पार्लियामेंट में रखा गया था प्रस्ताव, और 2006 में ये विधेयक पास हो गया था, ये बिल पास हो गया था। ओके डियर्स, यहां बात करते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नाम इसको बाद में दिया गया था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। प्रिय विद्यार्थियों, एक होता है विधेयक और एक होता है अधिनियम। राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के बच्चे तो जानते हैं, लेकिन यू आर मोस्टली द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस फैकल्टी। एक होता है एक्ट, एक होता है बिल। बिल का मतलब ध्यान रखना, बिल माने विधेयक, ये भी आपका हिंदी में ध्यान रखना है। और एक्ट मीन्स होता है अधिनियम। यदि हम किसी भी योजना को पार्लियामेंट में रखते हैं तो उसको हम कहते हैं विधेयक। और जब वो विधेयक पार्लियामेंट में यानी लोकसभा में, राज्यसभा में पारित हो जाता है और राष्ट्रपति महोदय की उस पर मोहर लग जाती है, तब वो विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है।
यदि वो पारित नहीं होता है तो वो केवल विधेयक ही रहता है। तो ये विधेयक रखा गया था, बिल रखा गया था सन 2005 में, और इसके बाद 2006 में ये अधिनियम बन गया था, लेकिन इसको एक्ट 2005 के नाम से हम जानते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज ए नेशनल स्कीम। यह एक क्या है? राष्ट्रीय योजना है। द एक्ट वॉज पास्ड इन 2005। ये एक्ट, ये अधिनियम कब पास हुआ था? 2005 में, इसलिए हम 2005 ही इसको कहते हैं। लेकिन इसको लागू जब किया गया था तो 2006 से लागू किया गया था। इट एम्स, ये जो नरेगा है, एम्स ये लक्ष्य रखता है टू गारंटी, माने गारंटी प्रदान करने की, आश्वासन देने की, टू एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक को, इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अब के वर्ष के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिक को यह गारंटी प्रदान, यानी कि गारंटी देता है प्रत्येक नागरिक को रोजगार देने की। इट वॉज इनेक्टेड, इसे लागू किया गया था बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद के द्वारा। पार्लियामेंट मीन्स क्या होता है? संसद, ये ध्यान रखना। गारंटी माने होता है आश्वासन, और इनेक्टेड माने लागू किया गया। इनेक्टेड माने क्या होता है? लागू किया गया। इसको पार्लियामेंट के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा लागू किया गया। इट एम्स, यह क्या? मनरेगा स्कीम लक्ष्य रखती है टू एनहेंस, बढ़ाने की, लिवलीहुड माने आजीविका, सिक्योरिटी माने सुरक्षा। लिवलीहुड का मतलब आजीविका, हम जीवन जीने के लिए जो पैसा कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिवलीहुड बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? अर्निंग बोलते हैं, कमाई बोलते हैं। जीवन जीने के लिए जो हम पैसा कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिवलीहुड। इट एम्स, ये लक्ष्य रखती है टू एनहेंस, बढ़ाने के लिए, लिवलीहुड माने आजीविका की, सिक्योरिटी मान सुरक्षा को, इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में, बाय प्रोवाइडिंग, प्रदान करते हुए, एट लीस्ट, कम से कम, 100 डेज, 100 दिन की, ऑफ वेग एम्प्लॉयमेंट माने मजदूरी का रोजगार, इन ए फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में। प्रिय विद्यार्थियों, फिर से लेते हैं इसको। एनहेंस माने बढ़ाना। इस योजना का लक्ष्य क्या है? बढ़ाना। लिवलीहुड माने आजीविका के, सिक्योरिटी सुरक्षा को, इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में, बाय प्रोवाइडिंग, प्रदान करते हुए, एटलीस्ट, कम से कम, 100 डेज, 100 दिन का, ऑफ वेग माने मजदूरी, एम्प्लॉयमेंट माने रोजगार। रोजगार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इस योजना में केवल मजदूरी का जो क्या कहते हैं रोजगार मिलता है। इनके फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष का मतलब सरकार अपना एक वर्ष का जो बजट पारित करती हैं उसको एक वित्तीय वर्ष कहते हैं। जो मार्च में, फरवरी में, आजकल फरवरी में ये पारित होने लग गया है बजट, तो सरकार जो बजट देती है उस बजट में मनरेगा स्कीम में कितना बजट देती है वो एक वर्ष में खर्च होना है, उसको कहते हैं एक फाइनेंशियल ईयर। ये ध्यान रखना। The act was first proposed in 1991 by P.V. नरसिम्हा राव। The act माने ये अधिनियम जो है, फर्स्ट प्रपोज्ड, सबसे पहले इस योजना का, इस अधिनियम का प्रस्ताव रखा गया था इन 1991, 1991 में, बाय पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। आपको पता होना चाहिए उस समय पीवी नरसिम्हा राव ने ये योजना का जो क्या कहते हैं प्रस्ताव दिया था संसद में कि इस तरह की एक योजना होनी चाहिए जिसमें ग्रामीण लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान किया जाए, जिससे कि हमारे देश में एक भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जो कैसा हो, बेरोजगार हो। तो इसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों की स्कीम है, ये शहरी क्षेत्रों में इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये भी इसमें आपने
समझ लिया कि पहले इसकी योजना, इसका प्रस्ताव किसने रखा था? पीवी नरसिम्हा राव जी ने। He was the former Prime Minister of India. It was finally accepted in the Parliament. और अंततः इसको स्वीकार कर लिया गया था इन द पार्लियामेंट माने संसद में, एंड कमेंस्ड और इसको शुरू किया गया था इन 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के 625 जिलों में। प्रिय विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना, प्रस्ताव जो रखा था वो रखा था 1991 में, लेकिन फिर दोबारा से पुनः इसका जो प्रस्ताव रखा था वो रखा था 2005 में, और 2005 में इसको क्या किया गया था? स्वीकार कर लिया गया था संसद के दोनों सदनों के द्वारा, इसको पास कर दिया गया था। और इसको सबसे पहले भारत के 625 जिलों में शुरू किया गया था। कमेंस माने होता है शुरू करना, प्रारंभ करना। यहां और कोई स्पेलिंग में और दोबारा से इसको रिवाइज कर दूंगा, बट नाउ, लेकिन अब दस स्कीम कवर्स, ये स्कीम, ये योजना कवर्स ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के सभी जिलों को कवर करती है। इन इट्स वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इन इट्स, इसकी वर्ल्ड माने विश्व विकास रिपोर्ट में, विश्व जो विकास के सूचकांक आता है, रिपोर्ट आती है 2014 की, उसमें द वर्ल्ड बैंक ने टर्म इट, इसको कहा है, इसको बताया ए स्टेलर एग्जांपल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसको आप लिखते हो तो अंडरलाइन में लिख लेना या आप इन्वर्टेड कॉमा लगा देना। यानी कि 2014 में जब विश्व विकास रिपोर्ट सूची आई थी, पूरे संसार में देशों में अलग अलग स्कीम होती हैं, और उन स्कीमों के माध्यम से पूरे विश्व का, हर देश का अलग से एक डेवलपमेंट सूचकांक दिया जाता है कि कौन सा देश विकास के स्तर में किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। उसी में यहां बात की जा रही है कि 2014 में जब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, उसमें द वर्ल्ड बैंक ने इसको एक शब्द दिया था, ए स्टेलर एग्जांपल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास का एक स्टेलर एग्जांपल, एक मशहूर उदाहरण। यानी आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व की सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली योजना ये है नरेगा, और विश्व की सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली योजना और विश्व की सबसे बड़ी योजना इसको माना जाता है, मनरेगा को। तो इसमें इस विश्व बैंक ने भी इसको बताया था कि ये ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत बड़ी योजना है। हालांकि ये बात अलग है, भारत जो है गांवों का देश कहलाता है, तो यहां इस प्रकार की योजना बिल्कुल मशहूर होगी और बिल्कुल ये योजना चलेगी, क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग जो निवास करते हैं वो गांवों में निवास करते हैं। इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 days of applying, then applicants are provided unemployment allowance। ध्यान दीजिए आगे, इफ, इस योजना में यदि द वर्क इज नॉट, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसमें, इन दिस स्कीम, इस योजना में, ऐसे भी लिख सकते हो। इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 days, इस योजना में यदि 15 दिनों में वर्क माने कार्य प्रदान नहीं किया जाता है, ऑफ अप्लाई माने आवेदन के, देन एप्लीकेंट्स माने प्रार्थियों को, आर प्रोवाइडेड प्रदान किया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस माने बेरोजगारी भत्ता। क्या होता है कि यदि आप नरेगा स्कीम में काम करना चाहते हो, ग्रामीण क्षेत्र के हो, और आपने आवेदन किया है कि आई वांट टू वर्क इन दिस स्कीम, मैं इस योजना में काम करना चाहता हूं, और आपको यदि 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार नहीं मिलता है, तो ये स्कीम कहती है कि आपको फिर क्या दिया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस माने बेरोजगारी भत्ता। इस स्पेलिंग को भी ध्यान रखना है।
अलाउंस माने क्या होता है? भत्ता। ये आपको ध्यान रखना है। अलाउंस मीन्स क्या होता है? भत्ता। ओके डियर्स, इस स्पेलिंग के अलावा मैंने आपको बताया था ये जो शब्द हैं हिंदी में आपको आएंगे, इनका ध्यान रखना है। इसके अलावा रूरल माने ग्रामीण, एक शब्द और है अर्बन। अर्बन मीन्स क्या होता है? शहरी। अर्बन मीन्स क्या होता है? शहरी। एम्प्लॉयमेंट जानते हो, गारंटी का मतलब होता है आश्वासन। एक्ट मान होता है अधिनियम। ये कुछ ऐसी स्पेलिंग है जिनको आप ध्यान दें तो ज्यादा बेटर है। गारंटी हो गया। पार्लियामेंट मीन्स होता है संसद। इनेक्टेड माने लागू किया गया। एम माने लक्ष्य रखना। एनहेंस मीन्स बढ़ाना। लिवलीहुड का मतलब होता है आजीविका। सिक्योरिटी माने सुरक्षा। रूरल माने ग्रामीण। प्रोवाइडिंग माने प्रदान करना। एटलीस्ट माने कम से कम। मैंने एक दिन और बताया था LITTLE लिटिल, इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या है? लीस्ट है। लिटिल माने थोड़ा और लीस्ट मान क्या होता है? सबसे थोड़ा यानी सबसे कम, कम से कम। और इसी की कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है? लेस, LESS। 100 डेज ये होगा। वेग मीन्स होता है मजदूरी। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है वित्तीय वर्ष। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। कमेंस माने प्रारंभ करना। और इसमें स्टेल का मतलब होता है मशहूर, प्रख्यात। टर्म मीन्स होता है शब्द बोलना। टर्म मीन्स शर्त भी होती है, ध्यान रखना। डेवलपमेंट मान विकास। रिपोर्ट मान जानते हैं प्रतिवेदन, हम लिख ही रहे हैं, सूचना प्रतिवेदन। अप्लाई मीन्स आवेदन करना। एप्लीकेंट्स माने प्रार्थी। और प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना। ये आपके कुछ स्पेलिंग इसमें हैं। अब आप इसमें चाहो तो एक दो लाइन और लिख सकते हो। यहां बात की जा रही है नेक्स्ट। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपने ले लिया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आराम से इसको आप उतार सकते हो। बिल्कुल धीमे तरीके से एक एक शब्द को ध्यान रखते हुए। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट हम बात करते हैं द स्कीम। इसी में लिखना है थोड़ा सा और। इज टू बी या इज टू बी लिखते हो तो सीधा इज लिख दीजिए, ये भी ठीक है। इज implemented by ग्राम पंचायत। यह योजना इज इम्प्लीमेंटेड माने क्रियान्वित की जाती है। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? क्रियान्वित करना, यानी कि कार्य को आगे बढ़ाना। और इसमें कुछ नहीं है, सीधा ग्राम पंचायत जो होती है उनके द्वारा ये काम इसमें दिया जाता है। इसमें बीच में कोई कॉन्ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं। और बहुत सी योजनाएं हैं जिनमें बीच में कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ठेकेदार होते हैं काम करने के लिए, काम देने के लिए। लेकिन इस योजना में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता है। सीधी ये स्कीम कहां आती है? ग्राम पंचायत में आती है और पैसा भी सीधा इसका आता है बाय ग्राम पंचायत। द स्कीम, यह योजना बैन्स प्रतिबंध लगाती है द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब होता है ठेकेदार, और इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है भागीदारी। यह योजना ठेकेदारों की भागीदारी पर क्या लगाती है? प्रतिबंध लगाती है। ये आपकी क्या हो गई? नरेगा। ध्यान रखना है सीधा सीधा इसको। ये एक राष्ट्रीय योजना है और इसको शुरुआत में नरेगा थी। एट फर्स्ट लिख सकते हो, एट फर्स्ट द स्कीम was
नरेगा। बट लेटर, लेकिन बाद में, इट वॉज रीनेम्ड एज मनरेगा, एज MNREGA। ये आपका हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लिखा रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, 12th क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आगे आने वाले भविष्य में भी आप जो भी एग्जाम देते हो RAS IAS वगैरह, उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th का जो लेवल होता है एग्जाम का वो बहुत ही हाई लेवल होता है। आगे आने वाला जो कंपटीशन आप दोगे ना, उसमें भी 12th लेवल से ऊपर का लेवल तो बहुत कम एग्जाम्स में आता है। जब आप कोई फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देते हो, उस स्थिति में आपको 12th से ऊपर का लेवल थोड़ा आता है, अन्यथा 12th लेवल की चीजें आती हैं। और ये जो लेवल है ये बहुत ऊंचा है और अच्छा है, और अब की बार आने का इसका पूरे चांस है, क्योंकि ये स्कीम ट्रेंड में है, क्योंकि बहुत से अलग अलग राज्यों से प्रवासी लोग हैं, मजदूर हैं, वो आ रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो दोबारा से फिर से ये जो स्कीम है ये शुरू की जा रही है और चल रही है, जिससे कि उन लोगों को दूसरे राज्यों में न जाना पड़े और वो अपने ही गांवों में, अपने ही क्षेत्र में ये रोजगार उनको प्रदान किया जा सके। यह बात की जा रही है, पहले द स्कीम, ये योजना वाज नेम्ड, इस योजना को नाम दिया गया था नरेगा। महात्मा गांधी साहब इसमें बाद में जोड़ा गया था, और लेटर बाद में इट वाज रीनेम्ड, इसको पुनः नाम दिया गया था एज मनरेगा। एम का मतलब क्या हो गया, महात्मा गांधी, बाकी नरेगा सीधा सीधा वही है। अब आप इसको कॉपी कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड बढ़ता हूं 3-4 सेकंड के लिए। मुझे लगता है आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वीडियो को पॉज करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रिय विद्यार्थियों, मनरेगा के ऊपर यदि आपको कोई रिपोर्ट नहीं आती है और इसके ऊपर यदि आपको कोई, मान के चलिए, आर्टिकल या स्पीच आता है, तो भी आपको ऐसे ही लिखना है। इसमें आपने वो लिख लिया होगा नीचे, रिपोर्टर का नाम, मनरेगा में रिपोर्टर का नाम मैंने कल बता दिया, लिखा दिया आपको। रिपोर्टर का नाम भी लिखना पड़ता है, रिपोर्ट लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं तो भी लेखक का नाम लिखना पड़ता है। और मनरेगा पर आपको स्पीच आता है तो वो मनरेगा डाल करके और फिर लिखना है आपको ऑनरेबल चीफ गेस्ट वगैरह लिखना है, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड वर्दी टीचर्स एंड ऑल माय डियर ऑडियंस या ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको लिखना और फिर शुरू कर देना है। और मनरेगा का स्पीच आता है तो बाद में आपको थैंक्स या थैंक यू लिखना है। रिपोर्ट आती है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, रिपोर्टर का नाम लिखना है। इसमें भी लिख दीजिए और उसमें भी आप लिख लेना, बाय PK बत्रा। चाइल्ड लेबर, नेक्स्ट, बाल श्रम, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार ये आपके एग्जाम में आ भी चुका है। और दूसरी बात, आपका एक चैप्टर दिया गया है, ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन जो ग्रामर का आपका आएगा वो आपके पाठों से कनेक्टेड आता है हमेशा। आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है, वो प्रश्न, ग्रामर पोर्शन जो आता है, वो आपके किताब की जो पाठ हैं, जो यूनिट दिए गए हैं, जो निबंध या कहानी दी गई हैं, उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये आपके जो चैप्टर दिया हुआ है आपके किताब में, उसमें चाइल्ड लेबर के ऊपर दिया गया है, उस पाठ का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। मैंने एक दिन और बताया था आपको, लॉस्ट स्प्रिंग पाठ है, वो लेखिका है इसकी अनीस जंग, खोया हुआ बसंत।
इस पाठ में क्या होता है, लेखिका अनीश जंग दो कहानियों को बताती है। यहां एक कहानी तो एक लड़के की होती है, जिस लड़के का नाम होता है साहेब आलम, और दूसरा लड़का होता है मुकेश। ये दोनों बहुत ही गरीब परिवारों से होते हैं, और दो एपिसोड यहां बताती है कि साहेब आलम whose family came from Bangladesh in 1971 as refugee। साहेब आलम जिसका परिवार 1971 में एक शरणार्थी के रूप में बांग्लादेश से आया था। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, ध्यान रखना। एक मूवी भी है रिफ्यूजी, देखना चाहते हो तो। साहेब आलम तो वो क्या करता है, दिल्ली के निकट सीमापुरी एक क्षेत्र है, वहां वो रहते हैं कच्चे घरों में, और दिल्ली में वो क्या करते हैं, कूड़ा करकट बीनने का काम करते हैं, और वो उसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेखिका अनीश जंग इससे मिलती है और इससे कहती भी है आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, वाई डू नॉट गो टू स्कूल, ये कहती है उससे। लेकिन वो कहता है कि हमारे आसपास, घर के आसपास कोई स्कूल ही नहीं है। दूसरी बात, उनके पास खाने के लिए कुछ है नहीं, तो स्कूल वो कैसे जाएं। दूसरे जो एपिसोड इसमें दिया गया है वो दिया गया मुकेश का। मुकेश जिसका परिवार चूड़ी बनाने का काम करता है कई पीढ़ियों से, और अब मुकेश भी उसी काम में, उसी काम को उसके घर वाले करवाते हैं, लेकिन मुकेश कुछ अलग करना चाहता है। मुकेश वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। मुकेश कुछ अलग करना चाहता है, वो अपने परिवार का जो चूड़ी बनाने का काम है उससे कुछ अलग करना चाहता है, और वो कहता है कि मैं आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मिस्त्री बनना चाहता हूं। इससे भी लेखिका मिलती है और दोनों परिवारों के विवरण देती है कि किस प्रकार से बाल श्रम जो होता है, जिसमें बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को और युवा बच्चे जो होते हैं, उन बच्चों को क्या किया जाता है, जो ईंट भट्टे होते हैं उन पर काम करवाया जाता है, फैक्ट्रीज में काम करवाया जाता है। हालांकि एक कानून है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यदि काम करवाया जाता है तो उनके खिलाफ एक मजबूत केस दर्ज किया जाएगा। लेकिन बहुत से क्षेत्रों से बच्चे काम करते हैं, और इन बच्चों को बहुत से राज्यों से एक दूसरे राज्यों में लाया जाता है जहां श्रमिकों की कमी होती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही सस्ते मजदूर होते हैं। दे आर एसेंशियली चीप, वो आवश्यक रूप से बहुत सस्ते होते हैं। कभी कभी तो ये बच्चे केवल खाना खाने पर ही काम करते हैं, बस सुबह शाम खाना दे दो और ये काम करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ चाइल्ड लेबर चलते हैं। लिखना आप प्रारंभ कर दीजिए, यहाँ लिख करके स्थान वगैरह, समय वगैरह लिख सकते हो। अलवर, पच्चीस मई। चाइल्ड लेबर is a threat to mankind। बाल श्रम मानव जाति के लिए खतरा है। Children are valuable assets of a country as they are the future citizen of the nation। किसी देश के, यहां बात करते हैं चाइल्ड लेबर, बाल श्रम इज ए थ्रेट, एक खतरा है, टू मैनकाइंड, मानव जाति के लिए। चिल्ड्रन आर वैल्यूएबल असेट्स, बच्चे आर होते हैं वैल्यूएबल माने बहुमूल्य, असेट्स माने धरोहर। ध्यान रखना, ये भी शब्द आपका उसी में से है। असेट माने क्या होता है, धरोहर, और लायबिलिटी माने क्या होता है, जिम्मेदारी।
ऑफ ए कंट्री किसी देश की धरोहर होती हैं, एज क्योंकि दे आर द फ्यूचर सिटीजन ऑफ द नेशन, वो किसी राष्ट्र के भविष्य के नागरिक होते हैं। कौन? बच्चे। इसलिए वो धरोहर हैं, आज धरोहर है क्योंकि भविष्य में वो काम आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। दे लीड a life of deprivation due to poverty and lack of education। दे उन्हें या वे लीड ए लाइफ एक जीवन जीते हैं ऑफ डिप्राइवेशन माने अभावों का। डिप्राइवेशन माने क्या होता है? अभाव या कमी, लिख सकते हो। डिप्राइवेशन माने क्या होता है? अभाव या कमी। ड्यू टू पॉवर्टी किसके कारण? गरीबी के कारण। ध्यान रखना, POOR पुअर माने क्या होता है? गरीब। और गरीबी यदि आप लिखोगे तो POVERTY, POVERTY, पॉवर्टी मीन्स क्या होता है? गरीब होता है। आगे चलते हैं। ड्यू टू पॉवर्टी गरीबी के कारण, एंड लेक ऑफ एजुकेशन और शिक्षा की कमी के कारण। आगे चलते हैं। दे हैव टू गो to immoral ways of earning to sustain themselves। यह बात की जा रही है, दे उन बच्चों को हैव टू गो जाना पड़ता है, टू इमोरल वेज माने अनैतिक रास्तों की ओर, अनैतिक तरीकों की ओर, ऑफ अर्निंग माने किसके? कमाई के। जब उनके पास गरीबी होती है, शिक्षा उनके पास नहीं है और वो बहुत ही अभावों का जीवन जीते हैं, तो फिर उन्हें क्या करना पड़ता है? अनैतिक रास्तों की ओर जाना पड़ता है। किसके? कमाई के, कमाई के साधन के। टू सस्टेन देमसेल्व्स अपने आप को या स्वयं को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए, बनाए रखने के। सस्टेन का मतलब होता है अपने आप को इस जीवन में बनाए रखना। क्या कहलाता है? सस्टेन। तो उन्हें इमोरल वेज अनैतिक कार्य चुनने पड़ते हैं, अर्निंग कमाई के, टू सस्टेन देमसेल्व्स स्वयं को बनाए रखने के लिए। दिस इज वाई यही कारण है, दे हैव टू वर्क, दे हैव टू वर्क इन फैक्ट्रीज, ग्लास फैक्ट्रीज। आगे लिखिए इसमें बेंगल इंडस्ट्रीज, कारपेट इंडस्ट्रीज, फायर इंडस्ट्रीज। और इससे आगे नेक्स्ट लिख लीजिए ब्रिकिंस, ब्रिकिंस etc।
they have to work in unhygienic कंडीशंस। यह बात करते हैं नेक्स्ट, दिस इज वाई, यही कारण है, दे उन बच्चों को हैव टू वर्क काम करना पड़ता है, इन फैक्ट्रीज माने कारखानों में, ग्लास फैक्ट्रीज माने कांच के कारखानों में, शीशे के जो कारखाने होते शीशा उद्योगों में, बैंगल इंडस्ट्रीज माने चूड़ी उद्योगों में काम करना पड़ता है, कारपेट इंडस्ट्रीज कारपेट उद्योगों में काम कर, कारपेट जानते हो गलीचा कालीन जो बनते हैं जहां, वह उन बच्चों को काम करना पड़ता है, फायर इंडस्ट्रीज, और जो फायर इंडस्ट्रीज होते हैं, फायर इंडस्ट्रीज का मतलब ऐसे उद्योग धंधे जिनमें आग का काम होता है, पटाखे वगैरह होते हैं, क्रैकर्स वगैरह होते हैं, मोमबत्ती वगैरह, अगरबत्ती वगैरह, ऐसी जगहों पर उनको काम करना पड़ता है, ब्रिक किन्स और ईंट भट्टों पर उनको काम करना पड़ता है। ध्यान रखना, ब्रिक मीन्स होता है ईंट और किन्स मान होता है भट्टे या भट्टियां। लैम किन्स भी लिख सकते हो, चूने के भट्टे होते हैं उनको लैम किन्स बोलते हैं, वहां उनको काम करना पड़ता है। दे हैव टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है, इन अनहाइजेनिक कंडीशंस माने अस्वच्छ स्थितियों में। अनहाइजेनिक का मतलब क्या होता है? अस्वच्छ, और कंडीशंस का मतलब क्या होता है? स्थितियां। तो यहां आप इसको लिखिए या इसको कॉपी कीजिए। मैं दोबारा से फिर पैरा चेंज करा के आपको फिर लिखवाता हूं 5 सेकंड के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। मैं आशा करता हूं आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। यहां से आगे पैरा चेंज करना है। चाइल्ड लेबर, यहां से आगे पैरा चेंज कर लिखना है, चाइल्ड लेबर is a social evil. It does a great physical and mental damage of children। यह बच्चों को बहुत बड़ा शारीरिक और मानसिक डैमेज, क्षति पहुंचाता है, करता है। क्या? चाइल्ड लेबर, बाल श्रम। बाल श्रम इज है ए सोशल इविल, सामाजिक बुराई। इट डज ए ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल डैमेज, यह एक बहुत बड़ा शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंचाता है। ऑफ चिल्ड्रन माने बच्चों, टू चिल्ड्रन, सॉरी डैमेज टू चिल्ड्रन, बच्चों को, बच्चों का नहीं बच्चों को, टू लिखना है इसे, सॉरी फॉर दैट। चलते हैं नेक्स्ट। चाइल्ड लेबर, child labor is a blot in our society, in our society। हमारे समाज में, या लिख सकते हो ऑन द फोरहेड ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज के माथे पर बाल श्रम क्या है? एक ब्लॉट है। ब्लॉट का मतलब होता है कलंक, ध्यान रखना। चाइल्ड लेबर हमारे समाज में एक कलंक है। देयर आर so many ruthless
persons who exploit these children। प्रिय विद्यार्थियों, यहां बात की जा रही है देयर आर सो मेनी रथलेस पर्सन्स। हमारे समाज में बाल श्रम एक प्रकार का क्या है, ब्लॉट है, एक प्रकार का कलंक है। और हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं। रथलेस पर्सन्स का मतलब होता है निष्ठुर व्यक्ति। रथलेस का मतलब आप लिख सकते हो निष्ठुर। निष्ठुर का मतलब व्हाट इज मीन बाय द वर्ड निष्ठुर? हिंदी शब्द है निष्ठुर। निष्ठुर का मतलब निर्दयी व्यक्ति होते हैं, जिनमें दया की भावना बिल्कुल नहीं होती है, वो निष्ठुर कहलाते हैं। देयर आर सो मेनी रथलेस पर्सन्स, ऐसे बहुत से निष्ठुर व्यक्ति होते हैं, हु एक्सप्लॉइट, जो शोषण करते हैं, दी चिल्ड्रन, बच्चों का। वी ऑल नो that child labor is essentially cheap। हम सभी जानते हैं, वी ऑल नो, हम जानते हैं, सभी जानते हैं दैट कि चाइल्ड लेबर, बाल श्रम, इज एसेंशियली चीप, आवश्यक रूप से सस्ता होता है। They have to work in dingy cells in their tender age। यहां आगे बात करते हैं, दे, उन्हें, बच्चों को, हैव टू वर्क, काम करना पड़ता है, इन डिंजी सेल्स, अंधेरी कोठरियों में। ध्यान रखना, डिंजी का मतलब क्या होता है, अंधेरी, और सेल्स का मतलब क्या होता है, कोठरियां। ध्यान रखिए, सेल माने कोठरी होती, लेकिन विज्ञान की भाषा में बात करते हैं तो बायोलॉजी में सेल का मतलब होता है कोशिका, लेकिन यहां कोशिका नहीं, क्या होगा, कोठरी। उन्हें अंधेरी कोठरियों में काम करना पड़ता है, इन देयर टेंडर एज, उनकी कोमल उम्र में, जिस उम्र में उन्हें स्कूल जाना चाहिए। दे हैव टू गो टू स्कूल इन द एज दे हैव टू वर्क इन डिंजी सेल्स, दे हैव टू डू मैनुअल जॉब। उनको बहुत ही निम्न श्रमिक कार्य करना पड़ता है जब उनकी उम्र कैसी होती है, टेंडर माने कोमल उम्र होती है। The work puts psychological impact in their life। और ये जो काम होता है, ये कार्य होता है, पुट्स डालता है, साइकोलॉजिकल माने मनोवैज्ञानिक, इंपैक्ट माने प्रभाव, इन देयर लाइफ, उनके जीवन में। साइकोलॉजिकल का ध्यान रखना, PSY, पी से प्रारंभ होगा। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, यानी कि वो मनोवैज्ञानिक तरीके से टूट जाते हैं और वो उसी काम को करते हैं जिसको वो करते हुए आ रहे हैं, यानी भविष्य में वो कुछ नया करने की सोचते ही नहीं है, वो उसी काम को करते रहते हैं जो काम वो शुरू से करते आ रहे हैं, और उनकी जो चेतना शून्य परिश्रम चलता ही रहता है। चेतना शून्य का मतलब उनके दिमाग में कुछ नए कार्य की सोच होती ही नहीं है, और फिर ऐसे फिर वो अपने बच्चों को भी सिखाते जाते हैं। यह है प्रिय विद्यार्थियों, अब आपको इसमें थोड़ा सा चाइल्ड लेबर पर लिखना है कि हमको चाइल्ड लेबर को कैसे एलिमिनेट करना चाहिए। वी हैव टू, एक पैरा चेंज कर लीजिए, करना चाहते हो तो, वी हैव टू एलिमिनेट, एरिडिकेट भी लिख सकते हो,
child labor. If we want to make progress in life, यदि हमें भविष्य में प्रगति करनी है तो हमें बाल श्रम को क्या करना है, एरिडिकेट करना है, एलिमिनेट करना है, यानी कि उन्मूलन करना है। एक शब्द और इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट शब्द जो है वो अलग प्रकार का, उसका मतलब होता है प्रकाशित करना। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, उन्मूलन करना, एरिडिकेट करना। और गवर्नमेंट should make strict law against child labor. Against child labor. बाल श्रम के विरुद्ध स्ट्रिक्ट लॉ, कठोर कानून बनाना चाहिए हमारी सरकार को। They should be provided midday meal and appropriate education फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब बिना कीमत के उन्हें उचित शिक्षा और मिड डे मील, दोपहर का भोजन प्रदान किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट should organize programs अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। बाल श्रम के विरुद्ध सरकार को क्या करना चाहिए, कुछ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने चाहिए। ऑर्गेनाइज में एसई और जेडी दोनों ही लिख सकते हो। इफ law enforces child labor can be removed with the passage of time from our society। यदि कानून एनफोर्स लागू किया जाए या कानून जोर देता है तो चाइल्ड लेबर को कैन बी रिमूव्ड, हटाया जा सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के अंतराल में, फ्रॉम आवर सोसाइटी, हमारे समाज से। यदि कानून जोर दे, कानून स्टिक बन जाए, कानून अपना कार्य अच्छे तरीके से करे तो समय के अंतराल, जैसे जैसे समय बीतेगा, 2 साल 4 साल 10 साल में चाइल्ड लेबर बिल्कुल हमारे समाज से हटाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वो चल रहे हैं, ध्यान ये रखना है आपको। यदि कोई भी इस रिपोर्ट में यहां लिखा रहा हूं और वो रिपोर्ट आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में, हालांकि मैं यहां एग्जाम आपका लूंगा ऑफलाइन क्लासेज में भी, तो आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकता हूं कि मैंने रिपोर्ट लिखाई है चाइल्ड लेबर की और मैं इस पर आपको स्पीच लिखवा सकता हूं।
तो आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरा का पूरा जो मैंने लिखाया ऐसा कैसा ही लिखना है, लेकिन इस स्पीच में आपको अलग से एक लाइन और जोड़ देनी है और नीचे थैंक्स और थैंक यू लिखना है। और यदि कोई स्पीच या आर्टिकल आपको मैंने लिखाए हैं उन पर मैं रिपोर्ट लिखवाता हूं तो आपको कुछ नहीं करना है, ये लिखना है, रिपोर्ट में शीर्षक लिखना है, रिपोर्टर का नाम लिखना है और स्थान व समय आपको अवश्य लिखना है। आशा करता हूं कि आप इन क्लासेज का धीरे धीरे लाभ उठा रहे होंगे और आप अच्छे तरीके से अपने आने वाले भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करें। मैं यही कामना करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की आई विश टू योर ब्राइट फ्यूचर माय डियर्स। इसी के साथ मैं मेरी क्लास समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।